हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है प्रिपरेशन। काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। पता है मुझे कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपको सब्जेक्ट समझ में आए होंगे और पूरा कॉन्फिडेंस होगा आपको सब्जेक्ट्स में। और उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को अपने एंड पर कंप्लीट करने के बिल्कुल लास्ट छोर पर होंगे। रिवीजन आपने स्टार्ट कर दिया होगा, काफी कुछ सब्जेक्ट्स का रिवीजन आपने कर भी लिया होगा। क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे टेस्ट अटेम्प्ट करके अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे सब्जेक्ट्स में। वीक पॉइंट कोई छोड़ नहीं रहे होंगे। जनरली ये होता है कि वीक पॉइंट हम छोड़ देते हैं, डरते रहते हैं चीज़ों को कि भाई ये चीज़ है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं वो बन नहीं पा रहे हैं, तो फिर डर करके रहते हैं, उसको छोड़ते रहते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो नहीं छोड़ना है आपको। चलिए, तो अभी आज यहाँ पर हम किस लिए मिल रहे हैं वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आपके साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी हम अपनी तरफ से कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़े से डाउट्स, थोड़े से प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये बन करके आ रही है कि सिलेबस जो है कि सर आपने जो लेक्चर्स सिलेबस में डिस्कस किया है, क्या वो हमारा जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसके साथ मैच्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूं, तो क्या मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में आपने जो पार्ट डिस्कस किया है, जो हमारा ऐप के अंदर जो कोर्स है, उस कोर्स के अंदर जो हमारे लेक्चर्स हैं, जितने भी लेक्चर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के इलेक्ट्रिकल कोर के लिए सर हमें जो मिल रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है, क्या कहीं वो एक्स्ट्रा तो नहीं है। ऐसे सर मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन है, पहली बार मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ा है क्योंकि सिलेबस में ऐड कर दिया, पढ़ना पड़ रहा है मुझे। क्या पढ़ना मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है या मैं सब्जेक्ट को छोड़ दूं? क्या हमने जो सिलेबस है, मेरा जो सिलेबस है, क्या वही उतना लंबा चौड़ा सिलेबस है जो ईसी और इलेक्ट्रिकल वालों को पढ़ रहा है? मैं तो सर पहली बार पढ़ रहा हूं, मेरे लिए कोई रियायत तो नहीं होगी कहीं। चलिए, मेरी ईसी ब्रांच है सर, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है। अभी तक तो मैं अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करता था तो वो बोलते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, वेक्टर कैलकुलस का भी इंपॉर्टेंस है सर। लेकिन मैं मेरे सिलेबस को देख रहा हूं तो मेरे सिलेबस में तो इतना सब कुछ नहीं दिख रहा जो आपने इतना सारा डिस्कस कर लिया। चलिए, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस आपके मन में रेज हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा टाइम हम देंगे, 5-10-15 मिनट लेकर के खत्म करेंगे, ठीक है। फिर बात ईसी के कोर पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने हमारी लेक्चर सीरीज में जो सब कुछ कवर किया है, क्या वो सेटिस्फैक्टरी है हमारे लिए, क्या हम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम अटेम्प्ट करने जा सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के साथ या नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग के सामने क्लियर हो जाएगा। चलिए, सिलेबस मैंने एक बार मेंशन किया है, वो पार्ट ऑफ सिलेबस जो कॉमन है। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ये कोर सब्जेक्ट है, छोटा सा सिलेबस। इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर सब्जेक्ट नहीं है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस। इसी वाले खुश ना हो जाएं, इसी वाले खुश ना हो जाएं। जैसा कि जनरली जैसे ये सिलेबस रिवाइज हुआ तो वीडियोस आने लग गई, अपने अपने लोग वीडियोस डालने लग गए कि ये हो गया है, अभी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। चलिए, मैं सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। अगर आप सिलेबस को देखोगे, इलेक्ट्रिकल में 2015 में सिलेबस रिवाइज हुआ था। जब 2015 में गेट का सिलेबस रिवाइज हुआ था तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी स्पेशली अलग से सब्जेक्ट नहीं था। नेटवर्क थ्योरी में ही लास्ट में एक लाइन लिखी होती थी, बस सिंगल लाइन, ठीक है। क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते थे, एक क्वेश्चन या मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन आ जाते थे। 2015 में सिलेबस रिवाइज हुआ, उसके बाद अलग से सेक्शन बना दिया, थोड़ी सी 2-3-4 लाइनें। अब की बार सिलेबस रिवाइज हुआ, काफी सारा लंबा चौड़ा लिख करके बता दिया है। अगर यहां पर आप टॉपिक्स को पढ़ो, मुझे लगता है कि आप सब लोग ने लेक्चर सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की देख ली होगी, है ना, देख ली होगी और सारी चीजें पिक्चर आपके माइंड में होगी। अगर यहां पर देखते हो आप कुलाम्स लॉ की बात करें हम, क्या कुलाम्स लॉ हमने डिस्कस किया? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहला टॉपिक कुलाम्स लॉ यही तो डिस्कस किया था। चलिए, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कर चुके हैं हम, खत्म, ठीक है। चलिए, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुलाम्स लॉ हटाते चलो, सिलेबस में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सर कुलाम्स लॉ से हमने फोर्स कैलकुलेट करना सीखा था, फोर्स जो कि यूनिट वैल्यू के चार्ज पर होता है, मींस फोर्स पर यूनिट चार्ज, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होती है। अरे हाँ सर, हमने तो इसको एक अगले अलग से एक लेक्चर में इस चीज को समझा था हमने तो। हाँ, हमने कुलाम्स लॉ की हेल्प से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखा था। बस ये फोर्स है यूनिट वैल्यू के चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खत्म है सर। अरे वाह, चलो एक लाइन तो खत्म हुई है 4-5 लाइन में से।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती थी? अरे सर हमें तो ध्यान आया कि हाँ वो फ्लक्स की बात करते थे आप, और ये फ्लक्स कहाँ पे समझा था हमने? फ्लक्स हमने समझा था जब हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे थे। अभी खुश हो लेते हैं थोड़ा सा, वेक्टर कैलकुलस अभी तक नजर नहीं आया। वेक्टर कैलकुलस पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, आपने वेक्टर कैलकुलस में जो स्टार्टिंग में जो लेक्चर्स है, एक पूरी यूनिट है, अच्छा सा लंबा चौड़ा सा, हमने काफी सारे लेक्चर्स किया। मैं एक रिवीजन सीरीज भी हम रखेंगे, ठीक है? आप लोग, मुझे लगता है कि सब्जेक्ट खत्म करने वाले होंगे तो फिर एक बार रिवीजन भी मैं करवाऊंगा, ठीक है? बाकी जैसे और सब्जेक्ट्स में चल रहा है आप लोग का, तो वहां डिस्कस करेंगे कि कौन से लेक्चर में कहां तक कैसे है। बट थोड़ा सा याद, इतना जोर नहीं डालते हैं कितने लेक्चर है क्या है, बट सर वेक्टर कैलकुलस पढ़ा था, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है अभी तक हम देख रहे हैं, तो चलिए अभी तक हम देख रहे हैं तो कहीं नजर नहीं आया, खुश हो लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स सर आपने समझाया था, और फिर एक अच्छा सा कंसेप्ट देके आपने समझाया था सर कि फ्लक्स जो होना चाहिए ना, वो फ्लक्स बीच के मेटेरियल पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो हमने एक नया पैरामीटर की हमें जरूरत पड़ी जो मीडियम इंडिपेंडेंट हो। वहीं से तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी समझा था, डी वेक्टर। भाई कुलाम्स लॉ से फोर्स आया, फोर्स यूनिट कुलाम के चार्ज पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया, और अगर वो चार्ज अगर वो मेटल पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की फॉर्म में बात करनी है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आया, खत्म यहां तक की बात। उसके बाद हमने गाउस लॉ डिस्कस किया था, जो गाउस भैया ने एक लॉ बना के दे रखा था, वो हमने खुद नहीं समझ लिया था कि हम भी तो बना सकते हैं। हमने उस गाउस लॉ को समझा था। चलिए गाउस लॉ कोई पूछ लेगा क्या सर हमसे? अरे भैया गाउस लॉ से ही तो मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन आती है, गाउस लॉ से मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन आती है। अभी तक ईसी वाले देख रहे हैं, ईसी वालों के है मैक्सवेल्स इक्वेशन। गाउस लॉ से मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन आती है, और गाउस लॉ जो बेस्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि चार्ज के इंडिपेंडेंट बनानी हो हमें, तो मीडियम के एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करके बता देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स आता है, मींस मैक्सवेल इक्वेशन लिख दिया है ना, इसका मतलब तो सब कुछ है। सर डराओ मत यार, डराओ मत, ऐसे मत करो। हम तो खुश हो रहे थे कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स नहीं पढ़ना होगा। चलो कोई बात नहीं, अभी वेट करो, मैं पहुंचूंगा ईसी वालों के पास, पहुंचूंगा मैं। ईसी वाले तो मेरे भाई बंधु है। चलिए गाउस लॉ क्लियर है सर। उसके बाद सर हमने डायवर्जेंस, ये डायवर्जेंस कहां से बीच में घुस गया? अरे वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा था हमने तो डायवर्जेंस। हम तो खुश हो रहे थे कि वेक्टर कैलकुलस तो दिख ही नहीं रहा सर। हमने पढ़ लिया, अब तो हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, डायवर्जेंस तो वेक्टर कैलकुलस में था, ये वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा था, क्वेश्चंस भी किए हमने, और मैथ्स में भी हमने क्वेश्चंस किए इसके, तो मैथ्स भी पढ़ा, उसमें भी हमने क्वेश्चंस किए। वेक्टर कैलकुलस डायवर्जेंस वही पढ़ा था ना, खत्म है। कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसी चीज ढूंढनी है हमें कि कोई वीक तो नहीं रहेगी, बस ये ढूंढना है अभी हमें। नेक्स्ट उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ई और पोटेंशियल वी। सर वी का एक कंसेप्ट हमने समझा था, एक चार्ज को लेके आते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स के लिए वर्क डन करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। वो वर्क डन अगर यूनिट कुलाम के चार्ज को लेके आ रहे हैं हम, तो वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इनफाइनाइट से लेके आए तो पोटेंशियल। अरे सारा सब कुछ हमने लेक्चर्स में खत्म किया है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये हमने डिस्कस किया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल गाउस लॉ से ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए प्लेन, ड्यू टू ए लाइन एंड ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सबके लिए होता था। गाउस लॉ ने ही तो, भाई हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है वो तो पॉइंट चार्ज की वजह से बता देता था, लेकिन गाउस लॉ की हेल्प से हम लाइन चार्ज की वजह से, सरफेस चार्ज की वजह से, स्फेरिकल वॉल्यूम की वजह से करते थे, और इनसे फॉर्मूले निकल करके आते थे। हो सकता है आप भूल गए हो, भाई हमारे माइंड में कोई मेमोरी चिप नहीं है। अब मुझसे कंपेयर मत करना, मैं तो इतनी बार रिपीटेशन में पढ़ा चुका हूं, अगर काउंट करूं तो पता नहीं कितनी सारी बार पढ़ा चुका हूं इतने सालों के बीच में, हर साल पढ़ाना होता है। तो मुझसे कंपेयर मैं आपको नहीं कर रहा हूं, और आप भी मुझसे कंपेयर ना करें। एक बार रिवीजन करेंगे हम वापस से, लेकिन मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, तब रिवीजन आप कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बस इस चीज का होना चाहिए कि हमने चीज समझी हुई है, हमें चीज आती है, तो रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो अपने आप चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, भूलते हैं हम, टाइम के साथ भूलते हैं, रिवीजन के साथ वापस से उस चीज को गेन करते हैं। पहली बार हम जब पढ़ रहे होते हैं तो 10 घंटे लगते हैं कि इस चीज को पढ़ने में, अगली बार जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं तो 5 घंटे लगते हैं, फिर अगली बार हम नोट्स बना करके रखते हैं, शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं, तो वही चीज 2 घंटे में हो जाती है, और फिर एग्जाम में जाते टाइम तो हम पूरे सब्जेक्ट को 2 घंटे में खत्म कर देते हैं, एक सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट हमने 100 घंटे में पढ़ा होता है ना ऐसा। तो रिवीजन के साथ उसी चीज को इंप्रूव करना है हमें। चलिए उसके बाद हमने ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब कैलकुलेट करना सीखा था। सेम देखो सिलेबस जो है इलेक्ट्रिकल में भी और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी सेम चलता चल रहा है, इसलिए इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन हो गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन हो गया है कि अभी तक ये सब्जेक्ट नहीं होता था लेकिन इस साल करना पड़ रहा है और सब सेम सा फील हो रहा है अभी तक देखने पर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को थोड़ी सी खुशी वाली बात भी बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट, बायट-सावर्ट्स लॉ, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये हमने पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक का, कंडक्टर्स का, अलग अलग डिफरेंट मेटेरियल्स का क्या इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने समझा था, पोलराइजेशन हो जाता है ना, डायपोल फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, ये कैपेसिटेंस ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिकल में देखने पर ये नजर नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिकल में देखने पर ये नजर नहीं आ रहा है, या तो मैंने सिलेबस लिखते में एक बार मैं चेक कर लेता हूं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कैपेसिटेंस ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी मैं लिखना भूल गया हूं, ये सेम है, वही हमने एक स्पेशल कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस पढ़ा है ना, तो उसमें कैपेसिटेंस पढ़ा है हमने, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन की एक मीडियम, दो प्लेट्स हैं उनके बीच में मटेरियल किस तरह से आ जाए, किस तरह से हो जाए। और क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल में तो स्पेशली काफी क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड, क्वेश्चंस हमने डिस्कस भी किया है, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, है ना। चलिए, ये इलेक्ट्रोस्टेट से रिलेटेड पार्ट है, ये सारा इलेक्ट्रोस्टेट से रिलेटेड पार्ट है। अब एक बार ईसी में आ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट्स हमने खत्म किया, ईसी में आ जाते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशन, दो मैक्सवेल इक्वेशन में पहली मैक्सवेल इक्वेशन यहीं से आती है ना, गाउस लॉ से, और मैंने पूरा रिलेट करके बताया, सब कुछ उससे रिलेटेड है। अच्छा, दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशनशिप से आती है, डेल क्रॉस इक्वल टू 0। तो यहां पर जो ये पोटेंशियल जो था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उससे रिलेटेड था। ठीक है, अब ये चीजें नहीं दिख रही हैं, तो ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि श्योर ऐसा होगा ही होगा कि क्वेश्चन ना आए इलेक्ट्रोस्टेट से, बट मैक्सवेल इक्वेशंस तो हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस से रिलेटेड तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और मैक्सवेल इक्वेशन पूरे इलेक्ट्रोस्टेट्स, मैग्नेटोस्टेट्स पर बेस्ड है। अब एक चीज और मैं बताता हूं ईसी वालों आपके लिए, 2015 में सिलेबस रिवाइज हुआ था, उससे पहले ईसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का सिलेबस में सेम यही लिखा होता था, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, सेम इसी तरीके से मैक्सवेल्स इक्वेशंस लिखा होता था। एक दो वर्ड इधर उधर होंगे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, ठीक है, बट सेम यही मैक्सवेल्स इक्वेशंस लिखा होता था। और क्वेश्चंस आप देख सकते हो 2015 से पहले भी पूरे वही उसी तरीके के उतने ही क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टेट्स, मैग्नेटोस्टेट्स से बन के आते थे। तो उस हिसाब से तो अंदाजा लगाऊं अगर मैं, तो अब भी आएंगे, उस हिसाब से अंदाजा लगाऊं, लेकिन श्योर मैं भी नहीं हूं। श्योर होके कोई नहीं बोल सकता है कि अब इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर मैं कहूं कि पहले भी आते थे तो अब भी आएंगे, मैं कहता हूं पहले आते थे अब स्पेशली हटाया, तो हो सकता है सिलेबस रिवाइज करते टाइम पे माइंड में यही रखा हो कि अब क्वेश्चन नहीं देने, लेकिन ये एक मेजर पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो मुझे तो लगता है कि इसको एकदम से ऑब्सोलेट नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जाकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स भी जाके एंटेना एंड वेव प्रोपेगेशन, ठीक है, समीर जो है उसमें जाके, और प्लेन वे इससे एंटेना से रिलेटेड, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन में एमटेक करेंगे, तो उनका बेस तो तब होगा ना जब वो प्रिपेयर कर रहे होंगे, और वो प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप उनको उस चीज से ऑब्सोलेट कर दें तो हो सकता है वो उस चीज को प्रिपेयर ना करें, तो वहां जाके दिक्कत होंगी। स्टूडेंट्स तो जा करके करते हैं, मास्टर्स करते हैं उस चीज में, तो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है, अभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, हालांकि ईसी में वैसे क्वेश्चंस आते रहे थे, बट वैसे भी इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट से टाइम ज्यादा लगता है, क्वेश्चन कम आते हैं इन कंपैरिजन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, प्लेन वेव प्रोपेगेशन या वेव गाइड या एंटेना से की कंपैरिजन में, बट फिर भी आते हैं तो आते हैं। अगर नहीं करते हैं तो सोच लो आपने एक सब्जेक्ट का 80% प्रिपेयर किया, 20% फिर आपका छूटा हुआ है, आपने छोड़ा हुआ है, हमें पढ़ाया हुआ है फिर भी छोड़ दिया हमने, फिर तो आपकी गलती होगी ना इस चीज में, फिर आपकी गलती होने वाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटोस्टेट्स की। क्या हमने बायट-सावर्ट्स लॉ पढ़ा है? हाँ, हमने बायट-सावर्ट्स लॉ पढ़ा है। सबसे पहला जो लॉ होता था मैग्नेटोस्टेट्स का, वो बायट-सावर्ट्स लॉ ही होता था। कूलॉम्स लॉ से थोड़ा सा रिजेंबलिंग सा होता था, उससे रिलेट करके याद भी किया था हमने। ठीक है, रिवीजन सीरीज में इसको देखेंगे, थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे।
एम्पियर्स लॉ, हाँ एम्पियर्स लॉ भी हमने पढ़ा है, जैसा वहां गाउस लॉ होता था कुछ कुछ वैसे ही स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हुए यहाँ एम्पियर्स लॉ होता था। ठीक है, चलिए कर्ल वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा है, आ रही है ना वेक्टर कैलकुलस, आ रही है ना वेक्टर कैलकुलस, है ना। और वेक्टर कैलकुलस में जब आपसे कर्ल पूछेगा किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूछ लिया कार्टेशियन की बजाय, तो मैथ्स में तो पढ़ते ही है कार्टेशियन में, मगर अगर किसी को और कोऑर्डिनेट से रिलेटेड आ गया तो फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है। मतलब सर आपने टाइम खराब नहीं किया, इसका मतलब अभी तक तो हमें फील हो रहा था सिलेबस को देख के कि सर इतना सारा लंबा चौड़ा जो आपने पढ़ा रखा है कहीं टाइम तो नहीं खराब कर रखा। भाई मेरा टाइम तो खैर इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम नहीं खराब करेंगे हम, टाइम नहीं खराब किया है हमने, टाइम खराब नहीं करना चाहिए हमें, मैंने भी नहीं किया खराब आपका टाइम, ये मत सोचना कि ऐसे ही टाइम खराब कर दिया आप लोग का। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था वेक्टर कैलकुलस में। अच्छा फैराडेज लॉ की, सर फैराडे लॉ तो हमने बात की थी, आपने सबसे पहली स्टार्टिंग वाली जो क्लास थी उसमें ही इंट्रोड्यूस किया था फैराडेज लॉ को, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझाया था, और फिर उसको जाकर के हमने टाइम वेरिंग फील्ड्स में भी डिस्कस किया था। तो फैराडे लॉ ये बताया था कि हाँ टाइम वेरिंग फील्ड वाला जो छोटा सा एक यूनिट है सर, आप उसमें आपने एक दो लेक्चर है, ज्यादा नहीं है, आई थिंक 3 लेक्चर होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं मैग्नेटोस्टेट इलेक्ट्रोस्टेट के साथ वो भी इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। अच्छा ये लॉरेंट्ज फोर्स समझ दिख रहा है सर हमें, ये लॉरेंट्ज फोर्स डिस्कस किया भी है कि नहीं किया सर आपने? ये कोई खतरनाक सी चीज तो नहीं है कहीं, नाम से ही लॉरेंट्ज लग रहा है, अंग्रेजी नाम सा लग रहा है थोड़ा सा, है ना, तो ये कोई खतरनाक सी चीज तो नहीं है। अरे भाई लॉरेंट्ज फोर्स वही होता था, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों हो अगर किसी मीडियम के अंदर, ध्यान नहीं आ रहा है, लॉरेंट्ज फोर्स अगर किसी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, चार्ज को जो फोर्स लगेगा F = QE, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी हो, चार्ज को जो फोर्स लगेगा Q ऑफ V क्रॉस B, ये दोनों जो फोर्स का कॉम्बिनेशन होगा, ये फोर्स की हम बात कर रहे थे, लॉरेंट्ज फोर्स इसको हम बोल देते हैं, यही तो है बस। अब ये तो सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, कोई पूछेगा लॉरेंट फोर्स क्या होता है बता दो भाई, अरे कुछ नहीं, ये जो चीजें है ना, ये छोटी छोटी ये चीजें लिख करके ये ना आपके कॉन्फिडेंस को लूज करवाती है और कुछ नहीं है। क्या होगा, आपको कोई फील्ड दे देगा, उसमें फोर्स पूछ लेगा, उसमें पूछेगा किस तरफ दौड़ रहा है, क्वेश्चन करते हैं ना, मैं घूम रहा है, कैसे घूम करके जा रहा है, हेलिकल पाथ, किए थे हमने क्वेश्चन इस तरह के, वो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, लॉरेंट फोर्स से रिलेटेड, फोर्स जो लग रहा है उससे रिलेटेड, ये कि भाई कौन से पाथ में किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो सब चीजें इससे रिलेटेड। घबराना नहीं है, देख करके नहीं सर ठीक है चलो आपने पढ़ा दिया, लेकिन ये खतरनाक सी चीज स्पेशली क्यों लिखी उसने, लॉरेंट्ज फोर्स स्पेशली क्यों लिख दिया उसने, नहीं ऐसे घबराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इंडक्टेंस। अच्छा कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस अलग से पढ़ा तो है, एक यूनिट में हमने पढ़ा तो है पूरा कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। ठीक है, चलिए ये किया हुआ है। सर ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स कौन सा है, हमने डिस्कस किया है कि अगर एक वायर मैग्नेटिक फोर्स के अंदर मूव कर रहा है, मूविंग मोशन कोई बोलता है ना, मोटिव मूव कर रहा है तो कितना फोर्स लगेगा उस पे, ये सब डिस्कस किया ना हमने, तो यही मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसको फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स मोशन में जब होती है कोई चार्ज तब लगता है, मोशन में चार्ज हो या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर तब लगता है, तो उस फोर्स को ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। बस हमने डिस्कस किया हुआ है, मैं स्पेशली आपको एक लेक्चर का नाम देता कि ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स का लेक्चर है, चलो पढ़ रहे हैं हम इसको, वो बात करके बोलता है तो आपको लगता है कि हाँ पढ़ा है हमने, लेकिन मैग्नेटोमोटिव पढ़ा है हमने फोर्स। ठीक है हमने। अच्छा रिलक्टेंस, अब इसके बाद के आगे की बात करते हैं। रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। सर ये नहीं पढ़ा है आपने, धोखा कर दिया हमारे साथ, ये तो पढ़ा ही नहीं सर आपने, बहुत बड़ा धोखा किया है। क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सर हमसे, हमारे मार्क्स नहीं हो पाएंगे, पूरी जिम्मेदारी सर आपकी होगी। क्या करूं, अरे यार ये नेटवर्क थ्योरी में म्यूचुअली कपल्ड सर्किट्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आप, म्यूचुअली कपल्ड सर्किट जिसमें साइन कन्वेंशंस की हम बात करते हैं, जिसमें इंडक्टर्स होते हैं, इंडक्टर है एक सीरीज में इस तरीके से है, ये डॉट या साइन कन्वेंशन एंटरिंग एंडिंग, उसके बाद जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, वही है। ट्रांसफॉर्मर में ये कैसे बन रहा होता है, वही है। तो नेटवर्क थ्योरी में आप पढ़ते हो, और आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले अगर हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले तो इसको आपके, मुझे लगता है, मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, खैर मशीन्स वगैरह में भी आप यूज में लेते ही हैं, बहुत अच्छी तरह से यूज में लेते हैं।
ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के भी मशीन है, पढ़ाई होगा आपने मशीन भी गेट के सिलेबस में, ठीक है। तो ये वो नेटवर्क थ्योरी का पार्ट है। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में फिर मैं आपका फालतू टाइम खराब करता हूँ, इन चीजों को पढ़ाता तो वो कोई मतलब का नहीं निकलता। जिस चीज को आपने वहां नेटवर्क थ्योरी में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है, जैसे कि मैथ्स जब पढ़ रहे होते हैं तो ईसी और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को, ईसी इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स को ऐसा बोलते हैं ना कि ट्रांसफॉर्म थ्योरी यार मत पढ़ो, तुम्हें क्या पढ़ाएंगे, तुम्हें चूहे जैसी चीज क्यों पढ़ाएं जब तुम शेर पढ़ के सिग्नल सिस्टम पढ़ के खड़े हुए हो। बोलते हैं ना मैथ्स में ट्रांसफॉर्म थ्योरी काहे पढ़ना तुम्हें, कौन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सिंपल से क्वेश्चन बताएगा, e raised to power माइनस s by s plus 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में। अरे भाई आप तो शेर पढ़ के चुके हो, आपने तो सिग्नल सिस्टम पढ़ा हुआ है, वही चीज यहां पर है, ठीक है। आप उस क्वेश्चन का बहुत अच्छा लेवल सिग्नल मशीन्स में नेटवर्क थ्योरी में कर चुके हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में ये फालतू में लाइन लिख करके आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करना चाह रहा है बस, ठीक है। तो ये पार्ट हम कर चुके हैं। अब ईसी वाले पार्ट पर आते हैं। ईसी वालों के सामने तो अभी तक बस ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि सर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स इतना सारा लंबा चौड़ा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। भाई आपके लिए छोटी सी चीज है, आप ये भी तो सोचो आपको क्या क्या चीज नहीं पढ़नी पड़ती है। कभी कंपेयर किया इलेक्ट्रिकल वालों के साथ, कभी बेचारे इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के साथ कंपेयर किया कि आप उनसे कंपटीशन करने भी पहुंच रहे हैं आप इस साल, तो उनके साथ कंपटीशन करने भी पहुंच रहे हैं, उनकी इंस्ट्रूमेंटेशन में भी बहुत से लोग आप अपीयर हो रहे होंगे, आपने दोनों एग्जाम फिल किए होंगे, ठीक है, और आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है। भाई वो कंट्रोल पढ़ते हैं, आप कंट्रोल पढ़ रहे हो, आप डिजिटल पढ़ते हैं, वो भी डिजिटल पढ़ना पड़ रहा है उनको, छोटे से थोड़े से मार्क्स के लिए पूरा पढ़ना पड़ रहा है। आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, उनको भी पढ़ना पड़ रहा है पूरा। आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा है, सिग्नल सिस्टम पढ़ा है, सब उनको पढ़ना पड़ रहा है, मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है उनको। आप थोड़ा सा छोटा सा तो एक ईडीसी पढ़ ले रहे हैं एक्स्ट्रा, एक कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ ले रहे हैं और एक ईएमएफटी पढ़ ले रहे हैं। ईएमएफटी का भी ये पार्ट पूरा उनके साथ कॉमन है। अब जो उनके साथ कॉमन पार्ट है उसको छोड़ के चले जाओ आप, आपके पास रहा क्या फिर अलग से एक्स्ट्रा अपना एफर्ट लगाने का उनसे अलग, तो ये तो इनजस्टिस हो जाएगा थोड़ा सा। अगर आपने ये सोच लिया कि यार हमको उनका पूरा काहे पढ़ना, तो मेरी सजेशन पर्सनल सजेशन है भाई, पर्सनल सजेशन है, आप माने या ना माने आपके ऊपर बात है। मैंने आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता दिया कि 2015 से पहले भी आते थे क्वेश्चन, आ सकते हैं अभी भी। स्टाम्प पे लिख के तो मैं नहीं दे सकता, मैं बस आपसे एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं कि करके जाओ यार, मेरे अच्छे बच्चे हो तो करके जाओ, ठीक है। चलिए मैक्सवेल इक्वेशंस की हम बात करें, डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म, दो तरह की फॉर्म्स होती थी। यहाँ पे इन इक्वेशंस के बारे में बता दे रहा है, दियर इंटरप्रिटेशन। दियर इंटरप्रिटेशन का मतलब ही उसने लिख दिया दियर इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब लिख दिया इंटरप्रेट कैसे करते हो आप, उनको समझते कैसे हो, तो समझोगे तो जीरो से बना के, बेस से बना के तो समझोगे, तो पूरी इलेक्ट्रोस्टेट्स और पूरी मैग्नेटोस्टेट्स ही तो उन चार इक्वेशंस को निकाल के लेके आती है। तो ये पूरा आपको आइडिया दे रहा है कि नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस तो खैर हम इलेक्ट्रोस्टेट्स में भी मैग्नेटोस्टेट्स में भी पढ़ते हैं, आप छोड़ के चले जाओगे तो आपके हाथ से निकल जाएगी। बाउंड्री कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ, इसलिए छोड़ के नहीं जाना है। बाकी वेव इक्वेशन और पॉइंटिंग वेक्टर, वेव इक्वेशन और पॉइंटिंग वेक्टर यहाँ मैक्सवेल इक्वेशंस में लिख दे रहा है, तो ठीक है। बाकी हम प्लेन वेव प्रोपेगेशन में हमने इनको पढ़ाई है। अब मैं बात कर लेता हूं ईसी का जो एक्स्ट्रा, इसके अलावा जो पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की पूरी बात ही करने लगे अगर हम, तो ईसी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन का अब ईसी वालों का तो एक कोर सब्जेक्ट है, तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। अगर रैंकर्स की लिस्ट में शामिल होना है तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है फिर हमारे लिए, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन है सर, बहुत अच्छे से किया है, हर क्वेश्चन बना है हमारा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई चीज छूटी हुई नहीं है। शुरू से लेकर लास्ट तक सिलेबस का टॉपिक उठा करके मिला करके देख लेना, नहीं तो लिखूं आपके लिए भी सिलेबस। ईसी वालों का सिलेबस जो एक्स्ट्रा है वो लिखने की मुझे नीड नहीं है, उठा के देखना, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो हमने नहीं पढ़ी है। प्लेन वेव प्रोपेगेशन में सर, प्लेन वेव प्रोपेगेशन में हमने सारा सब कुछ ये पढ़ा है कि वेव कैसे ट्रांसमिट हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, कब रिफ्लेक्शन होता है। पॉइंटिंग वेक्टर हमने उसमें पढ़ा है, पॉइंटिंग वेक्टर जहां पे बात कर रहा है वो हमने पढ़ा है, ठीक है। हमने पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारा सब हमने डिस्कस किया है। रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, ब्रेस्टर एंगल, ये सब कुछ पढ़े तो है हमने, कोई चीज छोड़ी नहीं है सर। हमने तो ट्रांसमिशन लाइन पूरा अच्छे से तरह से पढ़ा है। हमारा एक टॉपिक नया ऐड हुआ, सर्कुलर वेवगाइड, वो भी अच्छे से एक अलग से यूनिट हमारी लेक्चर सीरीज में ऐप में मिल जाएगी आपको। यूट्यूब पर भी कुछ लेक्चर शायद अपलोड किए हों, मुझे नॉलेज नहीं एक्चुअल में,
ठीक है। तो ऐप पर पूरा सर्कुलर वेवगाइड भी सर जो नया ऐड हुआ है वो भी है। नई जो चीज ऐड होती है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है कि चांस होते हैं कि शायद उससे क्वेश्चन बनने का 100% चांस हो। भाई क्वेश्चन तो सबसे बनने का चांस होता है लेकिन 100% चांस हो जाए उससे, ठीक है। तो वो भी हमने सर्कुलर वेवगाइड किया और कुछ नहीं है सर उसमें, तो एक एक्सएनपी फंक्शन होता था, बेशेल्स फंक्शन, जिसकी वैल्यू दे देगा वो, हमें तो कुछ समझना था बस उठा के, हमें तो बस समझना था, वो समझ ही लिया है, ठीक है। क्वेश्चंस भी कुछ प्रैक्टिस किए हैं हमने, एंटेना भी पढ़ा है हमने सिलेबस से, हालांकि थोड़ा सा कम कर दिया लेकिन हमने तो अच्छे से पढ़ लिया है पूरा ही कि आ भी जाए क्वेश्चन तो कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में आपको फुल कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए, अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। महीने से ऊपर रह गया है अभी, 1.5 महीने के आसपास, 15 दिन, हाँ करीब करीब 1 महीने से ऊपर, 1 महीने 10 दिन के करीब रह गए हैं, ठीक है। तो आप कंप्लीट करिए अपने सब्जेक्ट को, जनवरी में थोड़ा कुछ रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। मतलब मैं लेक्चर्स बना लूंगा, आपको मिल जाएंगे जनवरी तक में, तब तक आप कंप्लीट करके रखिए अपने सब्जेक्ट को। मेरी तरफ से लास्ट सजेशन यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आप सबका पेट सब्जेक्ट होना चाहिए जब एग्जाम देने जाओ आप, और फिर उसके बाद मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ कि सर सारे क्वेश्चंस बन गए हमारे, या सर हम पेपर देने जा रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस है हमारा, सर हमने पूरा अच्छी तरह सीख लिया, क्वेश्चन नहीं भी बन पाए तो जिंदगी में आगे कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से दिक्कत नहीं रहने वाली है हमें। चलिए मिलते हैं कभी आगे लेक्चर्स में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।